तो सलाम का जवाब ज़रा भरपूर अंदाज में दिया करें। आप जवान बंदे हैं माशाल्लाह, बीमार थोड़ी हैं आप। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अटक से। वाह। तो अटक से आप आला तालीम के हुसूल के लिए इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, मतलब जब आप पे मज़मून लिखा जाएगा, जब आप एक बड़े आदमी बन चुके होंगे। ओहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ यार क्या बात है, खुश कर दिया माशाल्लाह। ये हुआ ना जोश माशाल्लाह बच्चों का, एंड एंथुजियास्टिक पीपल हैं। पता लगता है यार पढ़ने के लिए हैं घर से, हैं हंसते मुस्कुराते चेहरे माशाल्लाह, सदा सलामत रहें। आज हम लेक्चर शुरू करेंगे प्रपोज़ल ऑफ़र से, जो हमारा आज का टॉपिक है। और सब लोगों को मालूम है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के प्रोसेस में जो कुछ स्टेप्स हैं वो डिस्कस किए थे। ऐसा ही है, जैसे जल्दी से ज़रा रिकैप कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं जो हमने कल पढ़ा। सबसे पहला स्टेप कौन सा था? ऑफर। मतलब जब भी दो पर्सन्स आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो उन दोनों पर्सन्स में से एक पर्सन ऑफर देता है, दूसरा पर्सन अगर उसे एक्सेप्ट कर ले तो ये प्रॉमिस बन जाता है, और फिर कंसिडरेशन भी उन्होंने डिसाइड करनी होती है। फिर एक पॉइंट आया था एग्रीमेंट, उसको बयान किया गया था, और फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या बात है माशाल्लाह, लेक्चर भी तैयार है भाई। तो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि इसका मतलब क्या है। याद करें, वो फिर लीगल ऑब्लिगेशन और उसके मुकाबले में एक सोशल ऑब्लिगेशन, याद आ रहा है। और फिर आपके साथ वो सलूक कल हुआ था कि जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे थे, कि एक बंदे ने आपको डिनर की ऑफ़र की थी, जिस पे आपने बड़ी हंसी खुशी बड़े अरमानों के साथ आपने उस पर हाँ कर दी थी, एक्सेप्टेंस की थी। याद है ना हसीफ दिल भाई और बाकी सब लोग, याद है ना? रात को होए रात नींद भी नहीं आई, ठीक है, इतना बड़ा जुल्म हो गया। तो वो डिनर वाले एग्जांपल में क्या हुआ था, हमने ये डिटर्मिन किया था कि ये चूंकि एक सोशल किस्म का एग्रीमेंट था, जिसमें एक सोशल किस्म का ऑब्लिगेशन था जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था, लिहाजा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाया था। तो कल के लेक्चर में हमने ये कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। और जो सबसे पहला स्टेप था कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, वो बोला क्या था? ऑफर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम आगाज़ ही यहाँ से कर रहे हैं कि ऑफर, या जिसके लिए हम एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, प्रपोजल। कानून के मुताबिक इसका मतलब क्या है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक इसकी डेफिनेशन क्या है? तो आपके सामने देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये है डेफिनेशन प्रपोजल की, ऑफर की। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक ये डेफिनेशन है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज। सिग्निफाई का मतलब मैं बताता हूं, आप लोग लिख लीजिए। सिग्निफाई का मतलब है एक्सप्रेस, जैसे उर्दू में आप कहते हैं इजहार करना। When one person signifies मतलब when one person expresses, जब दो persons में से, मतलब वो दो persons जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे किसी गाड़ी की सेलिंग बाइंग के लिए, जैसे किसी प्लॉट की सेल परचेज के लिए, और जैसे आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, एक दोस्त को दूसरे दोस्त का मोबाइल फ़ोन अच्छा लगा, पसंद आ गया, आप छीन तो नहीं सकता ये तो क्राइम हो जाएगा। तो अगर वो उससे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है इस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने के लिए, तो आगाज़ कहाँ से करना पड़ेगा? आप ऑफ़र करा दें उसे, आप उसे प्रपोज़ल दे दें, ठीक है? तो प्रपोज़ल का मतलब क्या है? कहते हैं जब दो पर्सन्स में से एक पर्सन
दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में से एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के सामने, दो पर्सन में से एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने क्या करे, सिग्निफाई करे, एक्सप्रेस करे। क्या एक्सप्रेस करे? दूसरे बंदे के सामने हिज विलिंगनेस टू डू। मतलब दो में से एक बंदा एक काम करने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार कर रहा है। मतलब वो ये कह रहा है कि यार मैं तो ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है, अपनी विलिंगनेस वो शो कर रहा है दूसरे के सामने कोई ये काम करने के लिए। मकसद क्या है? एक पर्सन जो किसी काम के करने के लिए अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है दूसरे के सामने, मकसद क्या है? मकसद ये है कि उस दूसरे पर्सन की भी विलिंगनेस मालूम की जाए ना, उसकी असेंट, उसकी रजामंदी, उसकी कॉन्सेंट भी तो ली जाए। जैसे अभी मैंने हसीफ से कहा कि मोबाइल फ़ोन, इनके पास आईफोन है, ठीक है, मिस्टर अकरम को ये जो बैठे हुए हैं इनको पसंद आ गया मोबाइल फ़ोन। अकरम को हसीफ का मोबाइल फ़ोन अच्छा लगा, आईफोन। अब वो उसे ख़रीदना चाहते हैं तो वो क्या कहेंगे? अकरम साहब क्या कहेंगे हसीफ आपको? अकरम आप यही कहेंगे ना कि मैं आपसे आपका मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक प्राइस भी बोल दें कि भाई मेरे पास तो लाख रुपए है, मैं तो वो दे सकता हूँ। तो ये भी आप बीच में कह सकते हैं कि मैं आपका मोबाइल फ़ोन आपसे 1 लाख रुपए के इवज़ ख़रीदना चाहता हूँ। सिर्फ इतना बता दें, माशाल्लाह सब लोग सियाने बैठे हुए, ये जुमला मैं आपसे आपका मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ 1 लाख रुपए के इवज़, क्या इस जुमले में एक बंदे की रजामंदी शो हो रही है? बिल्कुल हो रही है कि वो जाहिर सी बात है, वो कह रहे यार मैं तो ख़रीदना चाहता हूँ आपसे आपका मोबाइल फ़ोन 1 लाख के इवज़। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों से ये है, क्या इस जुमले में अकरम साहब की रजामंदी जाहिर हो रही है? चलें फिर गैस करें किस चीज़ की रजामंदी जाहिर हो रही है कि वो मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, वो कहता है मैं तो राज़ी हूँ, मैं तो विलिंग हूँ, मैं तो कंसेंटेड हूँ आपसे आपका मोबाइल फ़ोन परचेज करने के लिए। तो इसका मतलब है ये है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग। तो एक बंदे की जानिब से एक काम करने के लिए रजामंदी का इजहार हो गया। और अगर आप भूले नहीं हैं तो फिर ये भी बताएं वो अपनी जानिब से एक काम करने के लिए रजामंदी का इजहार क्यों कर रहा है? जवाब दे चुका हूँ आपको थोड़ी देर पहले, ताकि शाबाश, ताकि उस दूसरे की भी राय मालूम कर सके, ओपिनियन मालूम कर सके, उसकी भी रजामंदी मालूम कर सके। कौन सी रजामंदी? कि क्या आप भी इसको सेल करने पे राजी हैं? बोले हैं ये चीज़। तो ऑफर किसे कहते हैं? प्रपोजल किसे कहते हैं? दोबारा पढ़ लें यहाँ से। When one person signifies to another his willingness to do something। बताएं यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी एब्सटेन की तरफ हम आते हैं। बोले यार अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दी जिसमें कि गुड्स आ गई, मतलब मोबाइल फ़ोन। थोड़ी सी एग्जांपल डिफरेंट लेके आते हैं। मसलन अगर आप में से किसी को किसी कंपनी की जानिब से एक ऑफ़र लेटर आया हो कि हम आपको अपनी कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का डेजिग्नेशन ऑफ़र करते हैं। ये पता नहीं कल एग्जांपल कहीं आई थी आपके लिए, हाउ लकी यू आर। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जो आपकी सैलरी थी वो तकरीबन 26 लाख, ठीक है जी, 2.6 मिलियन। वाओ। तो जो आपको ऑफ़र लेटर आया, इनको रिसीव हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जी हमारी जानिब से आपको ये पेशकश है कि आप ये ओहदा कबूल कीजिए इतने लाख रुपए की सैलरी के एवज़। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये भी इस डेफिनेशन के मुताबिक ऑफ़र है? कैसे भला? कि कंपनी ने अपनी रजामंदी शो कर दी है कि हम तो आपको अपने यहाँ CFO रखने के लिए तैयार हैं, क्या आप भी हमें शरफ बख्शना चाहते हैं? ठीक है, यानी क्या आप हमारी ये ऑफ़र कबूल फरमाएंगे
एक्सेप्ट करेंगे? तो कंपनी की जानिब से क्या है? ऑफर, प्रपोजल, ठीक है। अब आपकी जानिब से जवाब का इंतज़ार रहेगा कि क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। मुमकिन है आपको 26 लाख पर मंथ बहुत कम लगे, हो सकता है कि आपके जहन में ये हो कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो फलां कंपनी के भी ऑफ़र है 56 लाख की पर मंथ ठीक है। तो डिपेंड आप पे करता है, मतलब ऑफरी पे। खैर, इन दो एग्जांपल्स के बाद वन सेकेंड इधर आ जाएं। किसे कहते हैं ऑफर? अब तो आपको जुबानी याद होना चाहिए वैसे। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग। ये समथिंग खुद से लगा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लगा हुआ। तो उसको हम कहते हैं कि वो जो उसका इजहार है, वो जो उसका एक्सप्रेशन है विलिंगनेस का, तो उसकी जानिब से वो ऑफ़र है। ठीक हो गया? तो ये हो गया जी एक हिस्सा। अब आ जाते हैं इस वर्ड के ऊपर, ये एब्सटेन। इसका मतलब क्या होता है? रुक जाना। क्या मतलब होता है? रुक जाना। एब्सटेन मतलब रुक जाना। अच्छा, अभी तक आपने ये पढ़ा कि when one person signifies to another his willingness to do, और बार बार मैं लफ्ज़ लगा रहा था to do something, किसी काम के करने के लिए ख्वाहिश का इजहार, रज़ामंदी का इजहार। अब हम क्या डिस्कस करने लगे? किसी काम से रुक जाने के लिए अगर आप अपनी विलिंगनेस शो करते हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं? एग्जाम्पल अभी देने वाला हूँ मैं, ठीक है? किसी, ज़रा रिपीट करें मेरे साथ। किसी काम से रुक जाने के लिए अगर एक शख्स अपनी विलिंगनेस शो करे दूसरे के सामने, तो इसको भी हम ऑफ़र कहेंगे। कैसे? एग्जाम्पल लें, सुने, समझें, लिख लें इसके साथ, ठीक है? एब्सटेन की एग्जाम्पल जो है, इधर देखें। एक क्रेडिटर कि जिसने डेटर से पैसे लेने थे, कर्ज वापस लेना था, ड्यू डेट आ गई, बेचारा डेटर अनफॉर्चुनेटली वो अमाउंट ऑफ डेट ड्यू डेट पर वापस ना कर सका। पहले इतना दोहराएं, शाबाश, स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा आपको। डेटर ड्यू डेट पे अमाउंट ऑफ डेट वापस ना कर सका। सवाल मेरा आप लोगों से ये है, वंस अगेन, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जवाब आप ना दे जाएंगे दुरुस्त। या अल्लाह मदद फरमाना। चेक कर लूँ? अच्छा, क्या डेटर के डिफ़ॉल्ट कर जाने की सूरत में क्रेडिटर डेटर के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई का हक़ रखता है कि नहीं रख सकता? क्या क्रेडिटर, मतलब जिसने पैसे वापस लेने थे, क्या वो डेटर के ख़िलाफ़ ये डिफ़ॉल्ट कर जाने के बाद कोई लीगल एक्शन, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई मुकदमा, कोई सूट फाइल कर सकता है? यस सर। ठीक हो गया जी, बिल्कुल कर सकता है। और इस बात का इल्म डेटर को भी है कि मर गए भाई, डिफ़ॉल्ट तो अपन ने कर दिया, बट अब वो मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इस सिचुएशन में ड्यू डेट गुजर चुकी है, डिफ़ॉल्ट कर चुका है, डेटर को इस बात का पता भी है कि वो मेरे ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इस सिचुएशन में डेटर क्रेडिटर के पास जाके ये कहता है कि साहब आप मेरे ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई ना कीजिएगा। जुमला दोहराएं, आप मेरे ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई बोले ना कीजिएगा, तो मैं आपको जो है ओरिजिनल अमाउंट के साथ 10% ज़्यादा दे दूँगा। बोले ओरिजिनल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसके साथ 10% ज़्यादा दे दूँगा। अब इसका मतलब है, इस वक्त आप क्या समझते हैं, ये पेशकश किसने की है? ये पेशकश किसने की है कि आप मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई
ना कीजिएगा। इसके बदले में, यानी आपके रुक जाने के बदले में, मैं आपको फिर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ 10% एडिशनल दूंगा। ये प्रपोजल किसने दी है? डेटर ने दी है। इसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना किसकी मर्जी है? क्रेडिटर की। अच्छा, इसको जरा वाइस वर्सा कर दें। यही काम अगर क्रेडिटर करे, अगर क्रेडिटर ये कहे कि यार तूने आज कर दिया डिफॉल्ट, देख लास्ट डेट थी, गुजर गई, पैसे वापस नहीं किए तूने, अब मेरे पास हक है कि मैं तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं। लेकिन अब जुमला काबिल गौर है, लेकिन अगर तू अगले 1 महीने के अंदर अंदर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ 10% मिला के वापस कर दे तो मैं तेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, क्या क्रेडिटर की जानिब से ये टू डू एन एक्ट है या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग है? जो वो कह रहा है उसका जुमला क्या था कि मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा अगर आप मुझे अगले 1 महीने के अंदर अंदर पैसे वापस कर देते हैं। तो ये जो क्रेडिटर का जुमला है कि मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, आई विल नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट यू, आई विल नॉट सू यू। तो ये टू डू है या नॉट टू डू है? नॉट टू डू मतलब ये एब्सटेन है। गोया के क्रेडिटर क्या कहना चाह रहा है? आई विल एब्सटेन माई सेल्फ, मैं अपने आप को रोक लूंगा, अपने आप को रोके रखूंगा। क्या काम करने से? आपके खिलाफ सूट फाइल करने से। समझ आई ये चीज? आप बताएं, ये टू डू में आएगा या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग में आएगा? टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग में। अब बताएं ऑफर कौन किसे कर रहा है? ये जो लेटेस्ट सिचुएशन है इसमें कौन किसको ऑफर कर रहा है? क्रेडिटर ऑफर कर रहा है डेटर को कि अगर तूने अगले 1 महीने के अंदर अंदर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ 10% का इजाफा करके वापस कर दिया तो मैं तेरे खिलाफ सूट फाइल नहीं करूंगा। सो इसको हमने क्या नाम दिया? ये टू डू नहीं है, ये क्या है? टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग है। तो इसका मतलब है क्रेडिटर अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है। दोहराएं जरा जुमला, क्रेडिटर विलिंगनेस शो कर रहा है किसके लिए? टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। और किस मकसद के लिए कर रहा है? कि डेटर से भी मालूम कर सके, क्या मालूम कर सके कि तुम्हारी भी रजामंदी है या नहीं। बोलो, अगले 1 महीने के अंदर अंदर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ 10% दे के जान छुड़वाना चाहते हो या नहीं? या फिर आया मुकदमा केस तैयार है? बोले ये चीज। सो डन हो गया? फर्क लग गया पता किस किस का? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। सो नेवर फॉरगेट दिस एग्जाम्पल। जो भी हमने क्रेडिटर वाली एग्जाम्पल पढ़ी, तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से ये इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा ये जो कॉन्सेप्ट है एब्सटेन वाला। ठीक है कि अपने आप को एब्सटेन कर लेना। अच्छा, और इसके बाद यहाँ तक हो गया। तो कहता है कि फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, असेंट मतलब कॉन्सेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट। ये एक्ट वाला कौन से वाला? ये वाला टू डू वाला, काम का करना। और एब्सटिनेंस, किसी काम के करने से रुक जाना, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। क्या मतलब? मैं एंड करने लगा हूं डेफिनेशन, यानी जिसकी जानिब से 2 पर्सन्स में से जिस पर्सन की जानिब से विलिंगनेस शो की गई। दोहराएं जरा प्लीज मेरे पीछे। 2 पर्सन्स में से, 2 पार्टीज में से जिस पार्टी, जिस पर्सन की जानिब से पहल की गई, विलिंगनेस शो की गई। किस चीज की विलिंगनेस? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग।
दोहराएं सारे, 2 पर्सन या 2 पार्टीज में से जिस पर्सन या जिस पार्टी की जानिब से पहल की गई और विलिंगनेस शो की गई। किस चीज के लिए विलिंगनेस? क्यों शर्मा रहे हैं? या तो कहें नहीं समझ आई, समझ आ गई है तो फिर दोहरा लेते हैं कि 2 पर्सन या 2 पार्टीज में से जिस पर्सन या जिस पार्टी की जानिब से विलिंगनेस शो की गई, पहल की गई। किस चीज की विलिंगनेस? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, उसे कहते हैं कि उसने ऑफर की है। यानी उस बंदे की जानिब से जो विलिंगनेस का इजहार था, उस विलिंगनेस के इजहार को क्या नाम दिया गया? ऑफर। या उसके लिए दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रपोजल। और अब आपकी याददाश्त का इम्तिहान, कल के लेक्चर में हमने ऐसे बंदे को एक टाइटल दिया था जो ऑफर देता है, बोले ऑफरर, ठीक है। और प्रपोजल का वर्ड यूज करते हुए अगर हम उसको कहें तो क्या कहेंगे? प्रपोजर। ठीक हो गया? ऑफरर या प्रपोजर उसको कहेंगे। ऑल ओके जी? चले अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एडिशनल पॉइंट्स। अच्छा, एडिशनल पॉइंट्स भी आप कह सकते हैं और आप यहाँ पे स्लैश करके लिख लें एसेंशियल्स, या एडिशनल पॉइंट्स भी ठीक है, इतना भी काफ़ी है। ठीक है, इतना भी काफ़ी है जो यहाँ पे एडिशनल पॉइंट जो हमारी किताब की हेडिंग है, तो वो एहतियातन मैंने। पहला पॉइंट जी, अ पर्सन कैन नॉट, बल्कि एसेंशियल रहने दें, यही ठीक है, एडिशनल पॉइंट्स ही ठीक है, मतलब ऑफर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स। अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। बहुत मुश्किल है ना ये पॉइंट, है ना? आखिर ही कोई मुश्किल पॉइंट है। क्या कहना चाह रहा वो इस पॉइंट में? एन ऑफर, अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। अरे बाबा, अपने आप को तो ऑफर नहीं करोगे ना, किसी दूसरे शख्स को ही आप ऑफर करोगे। बताएं, ऐसा तो हरगिज नहीं है ना कि यहाँ पे खड़े होके पहले जनाब ऑफर करें और फिर इधर आके अपने आप को हाँ ठीक है मैंने तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। फिर यहाँ पे हाँ तुम बोलो हाँ तो मैं कह रहा था। तो यार ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप मतलब अपनी पोजीशन चेंज करके कभी ऑफर बन जाएं, कभी आप एक्सेप्टर बन जाएं। इट विल नॉट हैपन। ठीक है, सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons जिनके बीच में ये सारा ऑफर एक्सेप्टेंस होना है। वैसे रात में सब ऐसा हो रहा, या अल्लाह खैर। मैं सोच रहा था कि मैं डिनर पे जाऊं, आपने बुलाया। ओहो, वो ऑफर के लिए था। अच्छा अच्छा मैं देख के आ रहा था जाओ जाओ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। लेकिन वो देखें फिर जो आप लोगों के साथ कल हो चुकी है, आप देखें ना अपने जख्म आप क्यों बार बार हरे करते हैं। ठीक है, जो बात कल हो चुकी बस ठीक है, आपको डिनर पे नहीं ले जाया जा सका और आपके साथ जो सलूक हुआ, आपके जो अरमान हैं वो पूरे नहीं हो सके, अनफॉर्चुनेटली दुख हुआ। भाई आप को पता नहीं है कल क्लास में, हमारी क्लास में जो एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल दी गई थी और उसके बाद बच्चों का जो हाल हुआ था। ठीक है, हाँ वाह जी वाह, कह रहे हैं एहसासात मजरूह हुए हमारे। ठीक है जी, खैर पहला पॉइंट समझ आ गया कि एक पर्सन खुद अपने आप को तो ऑफर नहीं दे सकता ना, देयर मस्ट बी समवन एल्स जिसको आप ऑफर दोगे। दूसरा पॉइंट क्या है? अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टन इंडेफिनिट। और अगर एक वर्ड आप आगे और लिख लें तो ये दोनों समझ आ जाएंगे आपको। क्लियर, यहां पे ठीक है, क्लियर। ऑफर जो है वो एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, गैर वाज़ेह नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या कि जो भी आपने ऑफर करनी है वो बिल्कुल क्लियर हो, डेफिनेट हो, सर्टन हो, वाज़ेह हो, किसी किस्म का इबहाम, शक, शुबा, एम्बिगुइटी, डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो होगी इसकी वजाहत, और अब एग्जाम्पल हैं जिससे आपको पॉइंट याद रह जाएगा।
क्यों ना एक सिचुएशन हम क्लास में क्रिएट करें। वंस अगेन, जो हमारे सीखने का तरीका क्लास में कि आप लोगों को इंगेज करके आपको पॉइंट सिखा दिया जाता है, और यही तरीका इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। सुने ज़रा सवाल आप लोगों से, जिसका जवाब इंशाल्लाह दुरुस्त होगा। अगर कोई एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर तो समझते हैं ना, कोई एंटरप्रेन्योर है, एम्प्लॉयर है, मालिक है किसी ऑफिस में, अगर वो किसी को ये कहे, अपने तौर पे वो पेशकश कर रहे हैं नौकरी की, जॉब की दूसरे बंदे को, अगर वो एम्प्लॉयर ये कहे कि यार तुम आ जाना ऑफिस में, जॉब शॉब अवेलेबल है, तो उसने आगे से पूछा मतलब सर करना क्या है? और यार आ जाना, क्या हो गया, मतलब इधर देख दुख लेंगे कोई ना कोई काम शाम। उसने कहा अच्छा पैसे वैसे, सैलरी, ओहो यार कर लेंगे, तू ज्वाइन तो कर यार, कर लेंगे, पैसे वैसे भी कर लेंगे। उसने पूछा जो एक्सपेक्टेड एम्प्लॉई है कि सर मतलब ऑफिस टाइमिंग, और यार क्या कर रही है भाई जब तेरा दिल आए आ जाना, जब दिल चाहे चले जाना। सिर्फ इतनी 3 बातें सुन के मुझे आप ये बताएं, ये जो ऑफर कर रहा है अपने तौर पे वो एम्प्लॉयर, ये ऑफर ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। वजह, अरे बाबा कुछ भी तो आप वाज़ेह नहीं कर रहे। लिहाजा यहाँ से हमें मैसेज का मिला, एक ऑफर के वैलिड होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो बिल्कुल क्लियर हो, डेफिनेट हो, सर्टन हो। अच्छा इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लें। अगर वह यूँ कहे कि यार आप आएँ, मैनेजर फाइनेंस की जो पोजीशन है वो अवेलेबल है, वेकेंट है, क्लियर हो गया? मैनेजर फाइनेंस, सैलरी आपकी होगी जनाब 85,000 पर मंथ, आपकी जो ऑफिस टाइमिंग है 9 to 5 है, इतना आपका इंक्रीमेंट लगेगा, एंड सो ऑन सो फॉर, तमाम बातें उसने वाजे कर दी। अब बताएं ये ऑफर ठीक है? ये चीज़ क्यों भाई, अब आप क्यों कह रहे हैं ऑफर ठीक है? क्योंकि ये सर्टन भी है, डेफिनेट भी है, क्लियर भी है, वाजे भी है, एवरीथिंग इज फाइन। गॉट इट? ये चीज़। अच्छा एग्जाम्पल और, मसलन ये कहा जाए कि यार वो मेरे पास काफ़ी गाड़ियाँ हैं तो मैंने गाड़ी बेचनी है, बस ये जुमला। आप क्या समझते हैं ये ऑफ़र दुरुस्त होगी? चलें फिर बताएं इसको सर्टन कैसे करें, इसको और इस ऑफ़र को वैलिड कैसे करें। पहले तो ऐसा करो ना, गाड़ियों में से गाड़ी वाजे करो जो इस दोस्त की पसंदीदा गाड़ी है, ऑडी ठीक है। फिर और क्या वाजे करो, गाड़ी का मॉडल बोलें, कलर, प्राइस, मोड ऑफ पेमेंट, ये सारी चीज़ें आप सब कुछ वाजे कर दें, तशरीफ रखें, तो आप की दी हुई ऑफर क्या होगी? वैलिड होगी। ठीक हो गया? ये है सर्टन एंड डेफिनेट। इसके बाद एन ऑफर में बी सब्जेक्ट टू सम पॉजिटिव कंडीशन। अगर आप अपनी ऑफर के साथ किसी किस्म की कोई कंडीशन, कोई शर्त लगाना चाहें तो कानून कहता है आप लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि वो पॉजिटिव हो। यानी अपनी ऑफर के साथ आप पॉजिटिव किस्म की कंडीशन लगा सकते हैं। और अब आप यकीनन दिल ही दिल में कह रहे होंगे सर जल्दी से एग्जांपल दे दें इसकी, तो एग्जांपल पेश खिदमत है। अगर ऑफरर अपनी ऑफर के साथ ये कहे कि मतलब गाड़ी की ऑफर थी बेचने की, सब कुछ बता दिया, गाड़ी का मॉडल, कलर, प्राइस, सब कुछ, मैं ज़रा टाइम बचाने के लिए बात शॉर्ट कर रहा हूँ, यानी सब चीज़ें क्लियर थी, ठीक है। लेकिन ऑफरर ने साथ में ये भी कहा कि भाईजान अगर ये मेरी ऑफ़र आपको अच्छी लगे और आप इसे एक्सेप्ट करना चाहें तो कंडीशन ये है कि इस ऑफ़र का जो रिप्लाई है वो फ़कत ईमेल के ज़रिए कीजिएगा। ये मैं आपको ईमेल एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी ऑफ़र अच्छी लगे और आप इसे कबूल करना चाहें तो आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है? ईमेल के ज़रिए। इसका मतलब उसने कंडीशन लगा दी। बस इतनी सी बात बता दें, क्या इस कंडीशन के अंदर आपको कोई बुरी बात, कोई नेगेटिविटी
नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही है ना? तो इसे कहते हैं पॉजिटिव कंडीशन। अब इसका मतलब है कि जो ऑफरी है, अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है तो एक्सेप्टेंस के साथ उसे ये चीज़ भी मद्देनजर रखनी होगी। कौन सी चीज़? ये कंडीशन कि मुझे जो रिस्पॉन्ड करना है वो फ़कत ईमेल के ज़रिए करना है। गॉट इट? ये चीज़। अच्छा, वो ऐसे वो ये भी तो कह सकता है कि यार अगर आपको मेरी ऑफ़र अच्छी लगे, आप इसको कबूल करना चाहें, तो मैं जो पेमेंट है वो सिर्फ कैश में लूँगा। ये बात मैं पूछी। ठीक है, यानी मैं कोई चेक नहीं लूँगा, पोस्ट डेटेड चेक, कोई और मोड ऑफ पेमेंट मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, सिर्फ कौन सा करूँगा? सिर्फ कैश पेमेंट। तो इसका मतलब है ये भी कंडीशन है पॉजिटिव है। लोग कहते हैं क्या भला आ गई ना, लेकिन आपने साथ में कंडीशन लगा दी। पेमेंट तो करनी ही करनी है, लेकिन मोड्स ऑफ पेमेंट तो मुख्तलिफ है ना। कैसे कैसे, किस किस तरह हम पेमेंट? ऑनलाइन ट्रांसफर भी रहता है, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, और चेक, कैश। तो काफ़ी सारे मोड्स ऑफ पेमेंट हैं। तो अगर आप ये कहते हो कि मुझे जो पेमेंट है वो फ़कत किस फॉर्म में चाहिए? कैश में, तो इसका मतलब ये भी आपकी जानिब से एक कंडीशन है और पॉजिटिव कंडीशन है। तो हाँ जी, ये भी कंडीशन में आ जाता है। तो बिल्कुल ठीक है। तो एक चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा, अपनी ऑफ़र के साथ जो आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, जी बिस्मिल्लाह लगाएं, लेकिन दो बातों का ख्याल रखें। नंबर 1 तो ये लिखी हुई है कि वो कंडीशन नेगेटिव ना हो, कौन सी हो? पॉजिटिव किस्म की हो। और दूसरी बात कि वो जो कंडीशन है वो ऑफ़र के साथ ही आप कम्युनिकेट करें ऑफरी को। ज़रा इस बात को ख़ास तौर पे ज़हन में रखें। इसकी मैं एग्जांपल अलग से देता हूँ आपको। सेंटेंस दोहराएं। जो कंडीशन है वो पॉजिटिव तो होनी चाहिए, लेकिन ऑफ़र के साथ ही वो कंडीशन आप कम्युनिकेट करें। आप सोच रहे होंगे साहब क्या मतलब इसका? मोइन भाई क्या मतलब? हसीफ, अकरम साहब क्या मतलब इसका? मतलब ये कि जब आप ऑफर दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि पहले आप ऑफर दें, वो बंदा उस ऑफर को सुन के एक्सेप्ट कर ले और बाद में कहें यार अब्दुल्ला मेरी कुछ कंडीशन भी थी और वो कंडीशन ये है। सिर्फ इतना बता दें, ये तरतीब ठीक है? तरतीब भला कौन सी? पहले ऑफर आई, ऑफर को सुन के ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्टेंस के बाद अब अगर ऑफर कहता है अब वैसे मेरी कुछ शराइत भी थी, वो ये हैं, हुजूर वाला ये तरतीब ठीक नहीं है। तरतीब क्या बनती है बताएं? जब आप ऑफर दे रहे हो और आपके जहन में कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, तो भाई साथ ही कम्युनिकेट करो ना, ताकि ऑफरी को डिसाइड करने में आसानी हो। क्या डिसाइड करने में आसानी हो कि क्या मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं इन कंडीशंस के साथ, ये चीज़। हाँ जी, ठीक हो गया। तो लास्ट पॉइंट है जी हमारा, एन ऑफर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। या आई कैप के पास पेपर्स में काफ़ी दफ़ा यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, केस स्टडीज़ टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ से आए हुए हैं इस आखिरी वाले से। है क्या, ज़रा सुन ले जी। कहते हैं ऑफ़र मुख्तलिफ है किस चीज़ से? बोले हैं आप, रिपीट पर वर्ड्स तो रिपीट कर दें। इन्विटेशन टू ऑफर से। तो इन्विटेशन टू ऑफर किसे कहते हैं ये ज़रा आप समझ लें। इधर देखें, इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, मैं एक दो एग्जांपल्स आपको कोट करता हूँ। आप लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हैं किसी मॉल में, आइए देखें हंस रहे हैं सर, हम शॉपिंग के लिए थोड़े जाते हैं बहुत शरारती हैं आप हैं। लेकिन भाई मैं तो यही कहूँगा ना कि whenever you go to a shopping mall for shopping, ठीक है भाई तो जब आप शॉपिंग के लिए किसी मॉल में या किसी शॉप में या किसी जनरल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे शेल्व्स में गुड्स डिस्प्लेड होती हैं, ऐसे ही है। कहाँ पे? शेल्व्स में क्या होती हैं? गुड्स डिस्प्लेड along with their price tags। प्राइस टैग भी लगा होता है, ये 5,700 की है, ये चीज़ 2,300 की है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो गुड्स डिस्प्लेड along with their price tags कहाँ पे डिस्प्लेड है? शेल्व्स में।
कानून के मुताबिक ये चीज़ें दुकानदार की तरफ से ऑफर्स नहीं हैं। लॉ कहता है कि ये जो गुड्स हैं ये इनविटेशन टू ऑफर हैं। मतलब ये कि जनाब एक गाहक, एक कस्टमर अपनी पसंद की चीज़ वहाँ से उठाए और वो ले जा कर के काउंटर पे रखे और सेलर को, दुकानदार को, शॉपकीपर को कहे कि मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ। तो कस्टमर की तरफ से ये जुमला कि ये जो मैं उठा के लेके आया हूँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू परचेज, तो ऑफ़र कस्टमर की तरफ से आती है। अब इस ऑफ़र को सुनने के बाद दुकानदार की मर्ज़ी है कि चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। हालांकि जनरली आप देखें होता क्या है भाई, उसने चीज़ें रखी ही इसलिए हैं कि लोग उठा के लेके आए और मुझे पेमेंट करें ले जाएं। लेकिन जब हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं लॉ के मुताबिक, तो आप चाहे कोई चीज़ शेल्फ में से ले आए हैं और आप काउंटर पे रख रहे हैं और आप सेलर को कह रहे हैं कि जी ये प्राइस, तो कानून के मुताबिक अगर वो सेलर, वो दुकानदार, वो शॉपकीपर आपसे ये कह दे कि नहीं भाई मैंने नहीं बेचने, तो आप उसे बहस नहीं कर सकते, आर्ग्यू नहीं कर सकते। ये मैं लॉ के मुताबिक प्लीज़ बता रहा हूँ, फॉर गॉड सेक। कानून के मुताबिक अगर वो दुकानदार इनकार करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि ऑफ़र को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये ऑफरी का इख्तियार होता है। समझ आई? एग्जाम्पल रिपीट कर दें जल्दी से। इन्विटेशन टू ऑफर की एग्जाम्पल क्या पढ़ी आपने? गुड्स डिस्प्लेड इन शेल्फ्स। सेल्फ सर्विस है, आपने खुद वहाँ से चीज़ लेके आनी है, तो वो गुड्स क्या हैं लॉ के मुताबिक? इन्विटेशन टू ऑफर। मतलब ये कि दरअसल वो चीज़ गाहक को इनवाइट कर रही है कि मुझे उठाओ और ले जा करके ऑफर करो। बोले ये, इसे कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। अच्छा, तो ये एग्जांपल समझ आ गई? बोले ये, इसे कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। अच्छा, एक और एग्जांपल, ऑक्शन सेल। हाँ जी, वाह। ऑक्शन, नीलामी। वो जो बोली आपने वर्ड बोला ना, वो है बिड जो देनी है हॉल में बैठे हुए जो बिडर्स हैं उनमें से। ऑक्शन सेल किसे कहते हैं? कभी अगर आपने सुना हो, कभी पढ़ा हो, एक लफ्ज़ होता है नीलामी। चीज़ नीलाम हो रही है, नहीं सुना कभी? नीलाम हो रही है मतलब ये है कि एक कोई चीज़ है, आपने वैसे भी तो किसी एक बंदे को बेचनी थी, तो आपने कहा क्यों ना ज़्यादा प्राइस ली जाए। तो उसके लिए एक तरीका क्या है, आप अखबार में इश्तिहार दे दें कि जी ये चीज़ है, नीलामी के ज़रिए बेचनी है। जो अफराद ख्वाहिशमंद हों नीलामी के अमल में शिरकत करने के लिए फ़लाँ जगह पे इस तारीख़ को इतने बजे पहुंच जाएं। तो वो जो न्यूज़पेपर में ऐड आया है ना नीलामी का, उसे कहते हैं ऑक्शन सेल के लिए नोटिस, और वो इनविटेशन टू ऑफर है। अब अगला स्टेप वाला क्या होगा? सीब भाई क्यों परेशान हो रहे हैं? उस इश्तिहार को पढ़कर 50 बंदे आ गए उस मुकर्रर करदा जगह पे, और बोली का अमल शुरू हुआ। जो लफ्ज़ आपने बोला था, बोली शुरू हो गई, बिडिंग शुरू हो गई। एक ने कहा 50 लाख, इधर से आवाज़ कितनी आई? 51 और 70। और भाई ठहर जा उन्होंने तो ख़त्म ही कर दी बिड यार। स्टेप बाय स्टेप भाई, माना कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, CFO हैं, बहुत पैसा आपके पास, फॉर गॉड से। अच्छा, शुरू कहाँ से हुई बोली? 50 लाख। हॉल में से किसी और ने क्या कह दिया? 51 लाख। 50 वो 51 लाख। उधर खड़ा हुआ ऑक्शनियर क्या कहेगा? 51 लाख एक, 51 लाख दो, और इससे पहले कि उसने 51 लाख 3 कहा, किसी और की आवाज़ आ गई 52 लाख, और फिर 53 लाख, और फिर अब आपकी बारी कर लेते हैं। ठीक है, कोई आधे घंटे बाद क्या हो गया? 70 लाख। सो ये जितनी बिड्स आ रही हैं इनको ऑफर कहते हैं। और समझ आ गई? अच्छा, फर्ज करें वो जो ऑक्शनियर है, जो कंट्रोल कर रहा है ऑक्शन को, उसने कहा 70 लाख एक, 70 लाख
2, 70 लाख 3, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं है उसके बाद ना। और जो ही उसने कहा 70 लाख 3, तो वो एक हैमर होता है उसके पास, ऐसे करता है, हैमर फॉल ऑन द टेबल। इसका मतलब ये है कि 70 लाख लॉक हो गई प्राइस फाइनल। तो ये उसका इस तरह हैमर फॉल करना, दिस इज एक्सेप्टेंस। आप तरतीब बना लें, वो जो न्यूज़पेपर में या कहीं भी इश्तिहार में ऐड आया था ऑक्शन सेल का, वो क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। उस इश्तिहार को पढ़कर जो जो लोग स्पेसिफाइड प्लेस पे आ गए बिड्स देने के लिए, और वो जो बिड्स दे रहे हैं वो क्या हैं? ऑफर्स। और हाईएस्ट ऑफर के आने पे फिर बिल आखिर जब 1, 2, 3 करके हैमर फॉल कर दिया गया, तो इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस। डन हो गया। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। तो आज के टॉपिक में 2 चीज़ें, 2 एग्जांपल्स मैंने इसकी आपको कोट की हैं इनविटेशन टू ऑफर की। ओके हो गया जी? चलें जल्दी से इसको रिवाइज करें। टोटल पूरे टॉपिक को क्या पढ़ा आज हमने? प्रपोजल की डेफिनेशन, और प्रपोजल की डेफिनेशन के अंदर फिर हमने टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग को डिस्कस किया, और अलग अलग एग्जांपल्स आई। और फिर उसके बाद एडिशनल पॉइंट्स जो हैं उनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया, और उनमें से हर एक की तसल्ली बख्श एग्जांपल ऐसा ही है। और लास्ट में फिर इनविटेशन टू एन ऑफर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, जिसके बारे में मैंने कहा कि पास्ट पेपर्स में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आपका आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक।